खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नए जिलों की स्थापना के हुए कार्यक्रम। खैरतल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिलों के उद्घाटन में पहुंचे जनप्रतिनिधि। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिया संबोधन। पत्नी की निशानदेही पर बाहर निकाली प्लॉट में दफनाई गई पति की लाश। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के बाद बानसूर बाईपास पर दफनाया था शव। सीआरपीएफ में तैनात है हत्या के दोनों आरोप। बदमाशों ने छीनी 2.5 तोला वजनी चेन। टेल्को रोड डबल फाटक के पास हुई वारदात। शहर में समाज कंटकों का हुआ बोलबाला। और सावन के 5वें सोमवार को किया भोलेनाथ का अभिषेक। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। नए जिलों के ऐलान के बाद अब इनकी स्थापना के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में खैरतल तिजारा का जिला स्थापना कार्यक्रम सोमवार को खैरतल में आयोजित हुआ। इस मौके पर विशेष पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के स्थापना समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक और किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलवीर सिंह, विधायक साफिया खान और संदीप यादव, कलेक्टर पुखराज सेन, एसपी आनंद शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप यादव, खैरतल विशेषाधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा आदि मौजूद रहे। साथ ही खैरतल एसपी सुरेंद्र सिंह एवं भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा की भी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने नए जिलों के गठन के साथ ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर छाप छोड़ी है। वहीं इस मौके पर हवन हुआ और पंडित पंकज शास्त्री ने मंत्रोच्चार किया। इसके अलावा महमूद खान और अन्य कलाकारों ने कौमी एकता पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। खैरथल में अभी आज नए जिले का शुभारंभ हो रहा है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और 33 जिलों से काम नहीं चल रहा था, इसलिए 50 जिले यहाँ कर दिए हैं। लोगों के काम होंगे, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और उनको उनके घर के पास सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे ऑफिसेज मिलेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उधर कोटपुतली में बहरोड कोटपुतली जिले का स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बानसूर और नीमराना जैसे प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भी अनेक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। साथ ही कांग्रेस नेता भी पहुंचे। हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवती की जान चली गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे पर तिजारा में यह घटना सामने आई है। मृतका पायल यादव ग्राम इसरोदा की निवासी थी। इसके अलावा ग्राम असलीपुर के आनंद कुमार यादव को अलवर रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी विनयपाल चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। और वहीं जिले के गोविंदगढ़ थाने में तैनात एएसआई की पंजाब में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह मूल रूप से डीग के ग्राम जाटोली थून के निवासी थे। एएसआई लखन सिंह करीब 1 सप्ताह पहले भटिंडा में चोरी के आरोपी को पकड़ने गए थे। रास्ते में पुलिस का वाहन पेड़ से टकरा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लुधियाना में उपचार के दौरान लखन सिंह ने दम तोड़ दिया है, जिनके शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के परिवार में 4 बच्चे हैं। क्या हुआ था? ये मेरा भाई था लखन, और इसके एएसआई था, गोविंदगढ़ पद पर तैनात। इसका वहाँ किसी मुलजिम तलाश में गए थे। कहाँ पे? बठिंडा, पंजाब। अच्छा। उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर की लापरवाही से? ड्राइवर की लापरवाही या कुछ भी समझो। कब की घटना है ये? तारीख 28। क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले? लखन सिंह, एएसआई जाटोली थून। कहाँ पे पोस्टिंग थी अभी? ये थाना गोविंदगढ़। मुलजिम को तलाश करने गए थे। हाँ। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब इश्क का जुनून सर पर चढ़ता है तो भला और बुरा कुछ नजर नहीं आता। कहा जा सकता है कि ये अंधा इश्क आंखों पर पर्दा डाल देता है। कुछ ऐसी ही घटना तब सामने आई जब बानसूर बाईपास पर एक खाली प्लॉट में गाड़ी गई लाश निकाली गई। यह लाश अपने साथ कई राज भी बाहर लेकर आई।
दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बानसूर बाईपास पर एक खाली प्लॉट में शव दफना दिया। प्रेमी बानसूर के लेकड़ी क्षेत्र का निवासी है और उड़ीसा में सीआरपीएफ में तैनात है। वहीं प्रेमिका पूनम जाट सीआरपीएफ दिल्ली में नियुक्त है। इन दोनों ने 31 जुलाई की रात हत्या की थी और इसी रात में शव को गाड़ दिया था। खो थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद के अनुसार बानसूर निवासी माता दीन गुर्जर का पूनम के साथ 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 31 जुलाई को पूनम ने अपने पति डीग के खो थाना क्षेत्र निवासी संजय जाट को फोन कर दिल्ली बुला लिया। इसी दिन उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। इसके बाद शव को बानसूर लेकर आए क्योंकि प्रेमी इसी क्षेत्र का निवासी था और यहाँ लाश को गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को जमीन से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया। एफएसएल टीम में शामिल रविकांत शर्मा और उमेश यादव ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पास में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। संजय नाम के व्यक्ति तो उसकी पत्नी ने ही कहीं ख़त्म करके और सब दबा दिया है, परिजनों का कहना था। तो इस पर हमने अनुसंधान किया तो इनको डिटेन कर पूछताछ की गई। तो आज इन्होंने हमें इसमें बानसूर में दिल्ली में ख़त्म करके नहीं और बानसूर में दबाना बताया डेड बॉडी को। तो उसको रिकवर करके पोस्टमार्टम का कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अभी ये जगह जाके बताएगा हमें। सर क्या इनका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था? हाँ, ये बताया है इन्होंने कि प्रेम प्रसंग था हमारा। शादीशुदा, ये शादीशुदा है। शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में टेल्को रोड डबल फाटक के समीप 3 बदमाश एक व्यक्ति के गले से 2.5 तोला वजनी सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क निवासी जोगिंदर सोरेला रोजाना यहां टहलने जाते थे। वह अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन देख ली और चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। यह तीनों बदमाश बाइक पर सवार थे। पीड़ित द्वारा शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है। गौरतलब है कि महिलाओं के साथ तो चेन स्नैचिंग कई बार हुई है, लेकिन इस बार बदमाशों ने एक पुरुष को शिकार बनाया है। डबल फाटक से पहले जो सौरभ ITI का बोर्ड लगा है उससे 150 मीटर आगे की घटना है। पहले तो वो पीछे से आके गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने, फाटक बंद था आगे, वहाँ से दिख रहा था कि फाटक बंद है। उन्होंने जब गाड़ी खड़ी कर दी तो बगल से निकला तो मैंने गाड़ी देखी थी, वह पल्सर गाड़ी थी और RJ02 लिखा था, बाकी नंबरों पे मिट्टी चढ़ी हुई थी और वो नंबर पूरे नहीं देख पाया। और फिर पीछे से वो गाड़ी लेके आए और गले में से हाथ मार के चैन छीनी उन्होंने। मैंने जब लपकने की कोशिश की तो मेरा लॉकेट गिरा लिया मैंने, वो मैं उठा के फिर वहाँ से गाड़ी वाले ने लिफ्ट दिया कि चलो देखते हैं, और हो सकता है वो आगे से कहीं साइड से निकल के शालीमार योजना की तरफ उधर चले गए। जब फाटक से भी लोगों से पूछा, जब उन्होंने बताया ऐसा ये तो इधर से 3 लड़के अभी बाइक लेके निकले हैं, तो वो उधर की तरफ चले गए। फिर मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट कराई, लिखित में एप्लीकेशन दी। बोला साहब आज तो मीटिंग है, आप कल आना। दूसरे दिन जाके मैं रिपोर्ट करा के आया। फिर उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट करी मेरी। मैं डेली की तरह रोज़ शाम को घर से निकलता हूँ 5:15 के करीब, 5:15 साढ़े 5 वॉकिंग करने के लिए। मैं तो डेली जाता हूँ, आज 5-6 साल से डेली का रूटीन है मेरा। ये दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम जाता हूँ। लग तो ऐसा ही रहा कि शायद पहले से कभी रैकिंग कर रहे होंगे, नहीं तो एकदम से तो कोई झपट्टा नहीं मार सकता ऐसे, क्योंकि कुर्ता पहन रखा था उस दिन, तो चैन दिखाई भी नहीं दे रही थी। कितने तोले की चैन थी, कितने रुपए की थी? 2.5 तोले की चैन थी लगभग। गाड़ी पे 3 लड़के थे 18 से 20 साल के। श्रावण मास के 5वें सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर अभिषेक किया, साथ ही भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। वहीं पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भक्तों द्वारा भगवान शिव का बेलपत्र, गंगाजल और दुग्ध आदि से अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही विशेष पूजा अर्चना की गई। ये परम सौभाग्य की बात है। श्रावण तो हर मास आता है, परंतु अब की बार अधिक मास श्रावण होने के कारण से इस मृत्युलोक पर जो जीव आए हैं वो इस सदाशिव आशुतोष भोलेनाथ की भक्ति करके सदा सदा पुण्य प्राप्त करते हैं। और ये जो अधिक मास का महीना है इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। अधिक मास तो हम लोग, कई लोग बोलते हैं, पर ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें सदाशिव भोलेनाथ का भजन करना, जप करना, अनुष्ठान करना, रुद्री पाठ करना, ओम नमः शिवाय के जप करना, इनसे जीव को इस संसार के सुख आनंद की प्राप्ति होती है। और जो शरीर में
रोग व्याधि विनाता कष्ट होते हैं, इनसे मुक्ति मिलती है। इस आज सोमवार के दिन राजयोग का भी एक संयोग मिल रहा है। राजयोग में जब किया हुआ तब किया हुआ राजकाज से मुक्ति मिल जाती है, राज से दंड नहीं मिलता है, और जो जीव की मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आज तो भगवान शिव इस संसार के जीवों पर करुणा बरसा रहे हैं, अपना अमृत बरसा रहे हैं। आपने देखा हाल विष जब सागर मंथन किया तो विष का कलश भगवान ने इस जीव के कल्याण के लिए, वो चाहते तो क्या, पर क्यों कि सदाशिव जीव का कल्याण चाहते हैं। इस अमृत का कलश संसार के जीवों को बांटा और विष का कलश भगवान ने धारण कर लिया, तभी से मेरे भगवान लीलकंठ हो गए। और वहीं मेहताब सिंह का नौहरा में जय कॉम्प्लेक्स के पीछे भगवान शिव की सहस्त्र धारा का आयोजन हुआ। यहाँ चमत्कारी हनुमान मंदिर स्थित है। सावन के 5वें सोमवार को दिन भर भगवान शिव के अभिषेक का दौर चलता रहा। श्रद्धालु राधेश्याम सैनी ने बताया कि श्रावण मास के उपलक्ष्य में भगवान शिव की सहस्त्रधारा की गई, जिसका समापन दोपहर 3 बजे हुआ। सावन का त्योहार है, इस वजह से कब से कब तक चलेगा ये चलेगा? कम से कम 2 या 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक पूरे दिन भर चलेगा लगातार सहस्त्र धारा। सहस्त्र चल रही है। और उसके बाद जो प्रसाद का वितरण होगा, खीर वगैरह का, जो सबको प्रसाद का वितरण। शहर के स्कीम 4 में एक युवक को रोककर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायल के परिजन विजेंद्र प्रजापत ने बताया कि पीड़ित धर्मेंद्र प्रजापत अपने चावनपाड़ी स्थित पुराने मकान से प्रेमनगर स्थित निवास पर जा रहा था। इसी दौरान स्कीम 4 के समीप कुछ लोग आए और उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये भाई है ना, घर से आ रहा था पुराने घर से, और रास्ते में उनको मेरे भाई को पकड़ लिया। फिर 2-3 जने थे, मतलब गेड़ दिया ईंट से पैर तो पैरों में दिया था, हाथ पैर तोड़ दिए, पूरी हालत खराब कर दी। कौन लोग थे वो? एक राजवीर था, एक रक्की था और 1-2 लड़के थे उनके साथ। आपके भाई का क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रजापत। क्या काम करता है वो एक मजदूर, ये मतलब मजदूरी करता है। कहाँ रहते हैं? ये हम प्रेमनगर में रहते हैं। ये मतलब मेरे भाई ने कुछ भी नहीं बोला था, वो आ रहा था घर पे, डायरेक्टली उसको मार दिया। मतलब 3-4 आ रहे थे वो पुराने घर से, मौसी जी के पास के घर से आ रहे थे। परिवार के लोग हैं, वो पूरे दूसरे लोग हैं, मतलब हमारी जाति के, बट सामने रहते थे पुराने। अब तो ईंट से मारी थी, ईंट से पड़ी थी नीचे, ईंट काट ली, तोड़ दी, वो मार के। अलवर शहर के निवासी गौ सेवक महेश गुप्ता पिछले 13 सालों से गायों के लिए घर घर जाकर बची हुई रोटियां एकत्रित कर रहे हैं। इसके लिए वे ई-रिक्शा का उपयोग करते हैं। गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2010 में उनकी दुकान पर एक गाय आई, जिसे उन्होंने रोटी खिलाई थी। दूसरे दिन फिर वह गाय आ गई और उन्होंने पड़ोसी दुकानदार से लेकर उसे गाजर खिलाई। इसके बाद वह गाय नियमित रूप से आने लगी और यहीं से महेश गुप्ता की गौ सेवा का सिलसिला चल निकला। सब्जी मंडी से गाजर की बोरी और चारा लेकर वे सड़कों पर मिलने वाली गायों को खिलाने लगे। अब वे ई-रिक्शा और लाउडस्पीकर के साथ एवं अपने निजी वाहन से अनेक इलाकों में पहुंचते हैं। सेवा भावी लोग उन्हें कच्ची सब्जियां, रोटी आदि दे देते हैं, जिसे वे भवानी तोप स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचाकर गायों को खिलाते हैं। रोजाना 4 से 5 क्विंटल रोटियां विभिन्न स्थानों से एकत्र हो जाती हैं। गुप्ता ततारपुर गौशाला में नियमित रूप से हरा चारा भी भिजवा रहे हैं। सन 2010 से चल रहा है अभियान, घर से रोटी मांगने का और चारा मांगने का। किस तरह से मांग रहे हैं? पशु चिकित्सालय भवन तोप पे जो है, यहाँ बीमार गाय रहती हैं, उनमें तकरीबन 300 से 400 किलो चारा पर डे खिलाया जाता है, डेली बिना का। उसके अलावा जब रोटियां मांगते हैं तो ई-रिक्शा बनाया करीब 5 साल से, और मैं तो रोटियां मांगने शुरू से ही मांग रहा हूँ। तो घर घर से रोटी मैं खुद भी मांगता हूँ और मेरे ई-रिक्शा ही मांगता है। तो करीबन 4-5 कुंटल रोटी बेड़ी हो जाती हैं, तो उनको दोपहर में खिलाई जाती हैं और रात को खिलाई जाती हैं। रात को मैं खुद जाता हूँ, उनको पानी पिला के आता हूँ सबों को, और रोटी खिला के आता हूँ। कहाँ मांग रहे हैं आप रोटी? हम दाऊदपुर कॉलोनी, एरोडम रोड, कर्मचारी कॉलोनी, शिवाजी पार्क, बुद्ध विहार और जैन मंदिर रोड। रिक्शा में सबको अच्छा बताते हैं, लोगों की जनता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है भाई। जो भी घर का ये सब्ज़ी के छिलके हैं, रोटियां हैं, सूखी कोई सब्ज़ी है, कटी हुई सब्ज़ी है, वो सब आती हैं। और अगर साबत कोई सब्ज़ी देता है जैसे घिया तोरू, तो मैं खुद बैठ के दिन भर काटता हूँ। पहली रोटी गाय माता को तो सबों ने माता माना है, देश ने माता माना है, और अपने पितरों का भी मतलब एक तरीका का पूजा ही है ये, जैसे भगवान का भोग है वो है। इसके अलावा और कहाँ रोटी दे रहे हैं?
नहीं, और तो मैं हर मंगलवार पिछले करीब 8-10 सालों से ततारपुर करीब 2.5 से 3.5 टन चारा हर मंगलवार भेजता हूँ ततारपुर। पहले मैं कुछ जाता था, लेकिन अब रोटियाँ मांगने जब से मैंने काम चालू कर रखा है तब से मेरा जाना होता नहीं है। और इसके अलावा घर घर से आटे की गोलियाँ मछलियों के लिए और बंदरों के लिए फल ये मांगता हूँ, जो मंगलवार को सवेरे मैं सिली सीढ़ी में डाल के आता हूँ। ये आपने जो शुरुआत करी है किस तरह से की है? ये तो सन 2010 की बात है। मेरी दुकान में है इसकी 10 में, तो उधर एक गाय आई थी तो मैंने उसको मेरी रोटी खिलाई, तो दूसरे दिन फिर आई तो मैंने मेरे अंकल जी से वो गाजर लेके आए थे 2 रुपये किलो में 1 कट्टा, तो मैंने उससे 5 किलो गाजर ले ली। दूसरे दिन फिर आई वो गाय, फिर अंकल जी ने कहा यार मैं तो इतनी गाजर लाया मेरे लिए चाहिए, तो फिर मैंने मंडी गया और मंडी से मैं 80 किलो का कट्टा खरीद लाया और डेली गाजर काट के मेरी साइकिल लगा के डेली हर गाय को खिलाता था। मेरे रास्ते में चलता है, जहाँ मिलती वहीं खिलाता है। उसके बाद जनता मुझे देखती और बढ़ती चली गई, तो इस टाइम 1.25 लाख या 1.5 लाख के बीच में मैं पर मंथ चारा खिलाता हूँ, हरा चारा। और रोटियाँ, मछली गोली और सब्जियाँ, बंदरों के लिए फल, वो अलग है। निस्वार्थ सेवा है, मतलब न कोई किसी का कुछ 1 रुपया भी जाता है जो गाय के मुँह में ही जाता है। और हर महीने का हिसाब मेरे पास 24 घंटे उपलब्ध है। दान लेते हैं उससे पहले कहते पशु चिकित्सा ले, देखो गाय की स्थिति देखो, आप सामान दो हमारे को, चारा के लिए आप मुझे पैसे दो तो मैं चारा खरीदता हूँ, चारा डालता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, करीब सभी जनता जानती है और काफ़ी लोग बाग मुझे देते हैं, लेकिन प्योर ईमानदारी से काम, इसलिए मैं आगे गौ माता सहयोग कर रही है। जो मेरे बच्चे तरक्की पा रहे हैं और जो उनको कुछ सिलेक्शन हुआ है तो वो एक खुशी की बात है। आप क्या हो इस संस्था के अंदर? मैं कुछ संस्था नहीं है मेरी, मैं इंडिविजुअल सेवा करता हूँ, अलूरी जनता मेरे साथ है, मैं कोई संस्था में नहीं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं से आम जन को अवगत करवाया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता अभियान जारी है और प्रतापगढ़ में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार प्रदेश में चिरंजीवी योजना में निःशुल्क इलाज की सीमा 25 लाख रुपए की जा चुकी है। इसके अलावा वृद्ध और दिव्यांग पेंशन, किसानों और आमजन को निर्धारित यूनिट तक फ्री बिजली सहित तमाम वर्गों के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। गांधी दर्शन कार्यकर्ता वार्ड और पंचायत में जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे सभी लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। गत 4.5 वर्षों में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर और खंड स्तर पर कैंप लगाए हैं। उसी क्रम में अब हमने यहाँ मालाखेड़ा कैंप लगाया, उसके बाद हमने खैरथल में लगाया और आज हमने प्रतापगढ़ में कैंप लगाया। प्रतापगढ़ में महिला ब्लॉक संयोजकों की नियुक्ति की है, उसमें तमाम महिला के कार्यकर्ता हैं। लगभग 200 की महिला कार्यकर्ता प्रतापगढ़ में महावर धर्मशाला में वहाँ पहुंची और सरकार की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो योजनाएं, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी है जो सारे परिवार को तालीम देती है। और आज़ादी के समय में महात्मा गांधी जी के साथ में नारी शक्ति ने, हमारी बहन बेटियों ने पूरी शहादत दी थी, पूरे पुरजोर तरीके से अंग्रेजों का सामना किया था। तो मातृत्व शक्ति को हमने वहाँ निमंत्रण दिया गया था। तमाम महिला गांधी कार्यकर्ता, लगभग 200 की संख्या में गांधी कार्यकर्ताओं ने 4 घंटे तक प्रशिक्षण लिया और उसमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को थाना गाजी के एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाने का काम कर रहे हैं। लगातार टहला ब्लॉक में, थाना गाजी ब्लॉक की हम पहले भी ले चुके हैं, प्रतापगढ़ की हम आज ले रहे हैं, उसके बाद आगे फिर हम टहला में जाएंगे। शहर के कंपनी बाग में हर शनिवार और रविवार फिटनेस प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। ऐसे में आम जन का खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के प्रति रुझान बढ़ रहा है। वहीं फिटनेस प्रोग्राम को 4 माह पूरे होने पर एवं फ्रेंडशिप डे के अवसर पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा जीवन में बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने और खुश रहने का संदेश दिया। इस मौके पर फिटनेस ट्रेनर हरीश शेखर और अन्य सदस्य मौजूद रहे। सब लोग ऐसे मिलते रहेंगे, सबके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान है, ठीक है। तो हमारे प्लेयर ग्रुप की तरफ से और कंपनी बाग में आने वाले सभी सदस्यों की तरफ से फ्रेंडशिप डे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं स्वस्थ रहें आप और खुश रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, मातरम। अलवर शहर के कई इलाकों में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। वार्ड 25 स्थित रतखाना मोहल्ले के निवासी पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग पहुंचे। यहां अधिशासी अभियंता कंवल किशोर नारंग का घेराव किया। महिलाओं और पार्षद का कहना था कि पानी की समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन थमाए जा रहे हैं। इसके अलावा जलदाय विभाग में टैंकरों की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। ऐसे में उन्हें निजी टैंकर की मदद से पानी मंगवाना पड़ रहा है।
रतखाना मोहल्ले में पानी का जो मेन सोर्स है एक तो प्रताप स्कूल टंकी है और वहाँ पे जो चक्की के पास जो बोरिंग है वो इन दोनों बोरिंग और टंकी से पानी की सप्लाई होती है। टंकी की सप्लाई पिछले 6 महीने से बड़ी बात चल रही है, कभी सप्लाई फेल हो जाती है और आती है तो मतलब मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 मिनट की सप्लाई होती है। और जो बोरिंग का हाल है, बोरिंग का पिछले 3-4 महीने से डिस्चार्ज काफ़ी कम हो चुका है। क्या कारण है मैं इनको इनको कई बार अवगत करा चुका हूँ और कोई इस पर उन्होंने चेक भी किया बट वो डिस्चार्ज बढ़ने में नहीं आ रहा। इसलिए आज हम लोग एक्शन साहब से मिलने आए हैं, लेडीज़ के साथ, सभी वार्ड की महिलाओं के साथ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कल AN साहब जाके फिजिकली चेक करेंगे और एक नई बोरिंग का प्रस्ताव भी रतखाना मोहल्ले के लिए बना के तैयार करवाया। जो पानी पहले बहुत अच्छा आता था अब बहुत ही आता ही नहीं है। कितने समय से परेशानी है? हाँ भाई 3-4 महीने से तो टंकी का पानी तो आ ही नहीं रहा है। बोरिंग भी ऐसा सोचता है जैसे वो थोड़ी देर चलती है सारे दिन और उसको कहाँ देता है पानी पता ही, खोलने वाले की भी लापरवाही है। अच्छा, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, महीने हो गए? अब तो 7-8 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, सैंक्शन हो क्या? अभी आप लोग टैंकर अभी मैं इस वाली जो बोरिंग है जो आपकी वाली उसमें देखता हूँ कि अगर मान लो पंप बदलवाना तो पंप नए आ रहे हैं हमारे, तो नए पंप डलवा देंगे, पूरा सेट नया डलवा दो, वो पाइप समेत। शहरी ओलंपिक खेल विभिन्न स्थानों पर जारी हैं। इसी कड़ी में शहर के स्कीम 2 स्थित रामगोपाल खन्ना गर्ल्स स्कूल में सोमवार को बास्केटबॉल के मैच खेले गए। कोच पन्नालाल सैनी के अनुसार आरंभ में अतिथियों का स्वागत हुआ, वहीं बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने मैच में अपनी प्रतिभा दिखाई। शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में सोमवार को 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहाँ 2 दिन तक 17 से 30 वर्ष आयु के युवा अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं जिलाध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर पूरे राजस्थान में इस तरह के आयोजन जारी हैं। राजस्थान युवा महोत्सव 2023-24 मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता उनको निखारने के लिए ये युवा महोत्सव प्रतियोगिता यहाँ कराई है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे युवा छोटे बच्चे और बच्चियां भाग लेंगे 17 से 30 वर्ष तक के, और जिन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता उनको निश्चित रूप से मौका मिलेगा, उनका निखार होगा और वो लोग इस मंच के माध्यम से ब्लॉकों का, जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। अलवर में आयोजित 7 दिवसीय स्तनपान सप्ताह समाप्त हो गया है। समापन समारोह सोमवार को सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि मदर मिल्क बैंक की गतिविधियां शिशुओं के लिए वरदान साबित हुई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने भी अपने विचार रखे। तो मैम ये सुमन मैम, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बच्चा दूध पी रहा है, तो मैंने कहा मैम दूध नहीं पी रहा है। तो इन्होंने कहा ठीक है आप कल आना, कल अपने बच्चे को भी अपने साथ लेके आना, हम बताएंगे कि कैसे दूध नहीं पीता है। तो 2 दिन से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया था बिल्कुल भी। तो मैं जैसे कि मैम ने पूछा मुझे लेना नहीं आ रहा, उसको बोलती थी लेना कैसे है। घर में इतनी एजुकेटेड फैमिली है, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे भी नहीं पता था, इस चीज में नॉलेज नहीं थी। तो जैसे मैं आई तो इन्होंने मुझे पहले कहा कि इस बच्चे को कंफर्टेबल कराओ आप पहले। आपने कहा इसको इतना ढका हुआ है, इतना ढकोगे कि सांस ही नहीं ले पाए, तो दूध कहाँ से पिएगा आपका बच्चा। तो मैंने गोदी में लिया तो मेरे बच्चे ने तुरंत दूध पी लिया उसी टाइम। तो वो पल जो मेरे लिए था वो बहुत वैसा पल था, स्मरणीय था, उस पल को कभी नहीं भूल सकती। आज विश्व स्तनपान सप्ताह है और उसका आज समापन समारोह है। हमारे यहाँ अलवर के अंदर जो हमारा मदर मिल्क बैंक है वो अपने आप में पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक है, और यहाँ से पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ भी उन बच्चों को जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता वहाँ ज़रूरत होती है तो अलवर से उसकी सप्लाई की जाती है। मैं उन सभी बहनों को जो इसके अंदर सहयोग कर रही हैं, अपना दूध का दान कर रही हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ का जो स्टाफ है उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो काउंसलिंग है, जो बात करने का तरीका है, जिससे हमारी बहनें मोटिवेट हो रही हैं और उस चीज़ का फ़ायदा पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को मिल रहा है। स्तनपान सप्ताह का आज समापन है, तो इसमें जो पूरे सप्ताह में एक्टिविटी हुई है उसमें जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स, इंटर्न, रेजिडेंट्स, इनसे कंपटीशन थे, पॉस्टर प्रतियोगिता थी, उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, और जिन माताओं ने सबसे ज़्यादा दुग्ध दान किया है उनको भी इसमें पुरस्कृत किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा आज कि एक माता जो कि पिछड़े वर्ग से, जिसको कहा जाता है कि अशिक्षित वर्ग है, नेव समाज से, उसने 3.5 लीटर दूध का दान दिया, 35 बार दान दिया है।
तो आप देखिएगा कि कितनी एक्टिव है और कितनी समझ है उन लोगों में कि ये दूध किसी दूसरे काम आता है। और ये एक तरह से अमृत समान है। बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए दूध, माँ का दूध अमृत होता है। उससे बहुत सारी बीमारियों से मरीज बच्चा बच सकता है। बहुत सारे वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, मतलब एक तरह से ऑटो वैक्सीनेशन हो जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की और बच्चा जो है हष्ट-पुष्ट होता है। और यदि बच्चे हष्ट-पुष्ट होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। अलवर के वैशाली नगर में नया पुलिस थाना खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि शहर विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा में इसके लिए कई बार मांग उठाई थी। अलवर के पुल के दूसरी ओर आबादी का विस्तार लगातार हो रहा है, ऐसे में नए थाने की आवश्यकता बनी हुई थी। वैशाली नगर के आसपास कई प्रमुख कॉलोनी स्थित है, वहीं नया थाना बनने से आपराधिक वारदातों में कमी आने की उम्मीद है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अलवर शहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अलवर शहर के वैशाली नगर में एक नया पुलिस थाना स्थापित करके अपराधों को रोकने का महती काम माननीय गृह मंत्री जी करें। आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपराधों को रोकने के लिए अलवर के शहर में वैशाली नगर में एक थाना स्थापित करने का आदेश जारी करें। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरे स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान यहां बिजली, पानी और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए। साथ ही कई लोग कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री जूली ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की हिदायत दी। वहीं इसी दौरान अनेक ग्रामीणों ने उनके सामने पेयजल संकट का मुद्दा भी रखा। उन्हें जूली ने आश्वस्त किया कि अलवर सहित 13 जिलों के लिए ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करवाने का प्रयास जारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र को लगातार पत्र लिख रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी नहरों का जाल बिछाकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट पारित किया है। जिले के सभी डाकघरों में तिरंगे विक्रय के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रवर अधीक्षक जब्बार के अनुसार 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में झंडे उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा डाकघरों में गंगा जल भी बिक्री के लिए मुहैया करवाया गया है। प्रवर अधीक्षक ने यह भी सलाह दी कि रक्षाबंधन पर महिला सम्मान के तौर पर भाई अपनी बहनों का डाकघर में खाता खुलवाएं, इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे भारतीय डाक का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए भारतीय डाक विभाग का अलवर मंडल सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करा रहा है। और हमारे सभी जो डाकघर हैं 427 शाखा डाकघर हैं और 60 हमारे प्रधान डाकघर और उप डाकघर मिलाकर हैं। सभी डाकघरों में ये राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं। हम लोगों को 25 रुपये में, जो पिछले साल की कीमत थी इस साल भी वही रखी है, 25 रुपये में ये ध्वज प्रदान कर रहे हैं। कोई भी नागरिक किसी भी डाकघर से ये झंडे खरीद सकता है और उनको अपने घरों पे लहरा सकता है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। पिछली बार जैसे देखा गया था कि दुकानदारों ने ही स्टॉक कर करके रख लिए, फिर बाद में उनको महंगे रेटों में बेचा। हम उनको तकलीफ भी हुई क्योंकि जो तिरंगा 25 रुपये का डाकघर से मिलेगा वही बाज़ार में 150, 100, 200 रुपये का मिल रहा है। तो इस पर आप इस बार क्या कंट्रोलिंग करेंगे? नहीं, इस बार हमारे जो प्राथमिकता, पिछली बार ये कुछ समस्या आई थी कि लास्ट टाइम पे 10 अगस्त के बाद कुछ आम नागरिकों के लिए झंडे उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इस बार हमने टिल 14 अगस्त 14 अगस्त तक हर नागरिक के लिए हर पोस्ट ऑफिस में झंडे उपलब्ध रहेंगे और इस तरह की समस्या इस बार हम नहीं आने देंगे। तिरंगे के साथ में मतलब कोई छेड़छाड़ ना हो, 15 अगस्त निकलने के बाद भी सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या अपील करेंगे? इसके लिए हम हमारे हर काउंटर पे, हर डाकघर के काउंटर पे जो भी तिरंगा लेने आता है हम उसको सेंसिटाइज भी करते हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, तो इसके सम्मान में कहीं कोई कमी ना रहे और इसका किसी भी तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। हम ये सेंसिटाइज करते हैं और मीडिया के माध्यम से मैं देश के आम नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होता है, हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। तो इसका संपूर्ण सम्मान करें, किसी भी हालत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। और अगर इन केस कहीं को अपवाद स्वरूप कहीं तिरंगा इस हालत में मिलता भी है तो देश के आम नागरिक का ये कर्तव्य है कि सम्मान के साथ तिरंगे का उठाए और उनके साथ उसको सम्मान के साथ आगे ट्रीट किया जाए। ये श्रावण मास चल रहा है
श्रावण मास में हमारे पास गंगोत्री का गंगा जल हमने हर डाकघर में, उप डाकघर में और प्रधान डाकघर में उपलब्ध कराया है। तो ये 30 रुपये में एक बोतल है जो कोई भी देश का नागरिक किसी भी डाकघर से, उप डाकघर से खरीद सकता है। और इसके साथ ही भी त्योहारों का सीज़न है और रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार है, उनके प्रेम के प्रतीक का त्यौहार है। हर बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है, भाई से की आशा करती है कि मेरे को उसके आजीवन सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसी में मैं देश के हर भाई को ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी बहनों के आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी आगे आएँ और इससे अवसर पर रक्षाबंधन पर अपनी बहनों की आर्थिक सुरक्षा कर उनको महिला सम्मान निधि के उनके अकाउंट्स खुलवाकर उनमें कुछ डिपॉजिट कराकर अपनी बहनों के आर्थिक भविष्य को भी सुरक्षित करें। ये मैं देश के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक पंकज गुप्ता ने मेवात में अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अवैध रूप से रोहिल्ला और बांग्लादेशी भी रह रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके मूल देश में भेजने की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कई दल ऐसे लोगों को देश में बसाते हैं। आप पार्टी द्वारा दिल्ली में भी इस तरह के हजारों लोगों को बसाया गया है। ये समस्या सिर्फ नूह की नहीं है, ये समस्या पूरे हिंदुस्तान की है। राजस्थान के भी ब्रज क्षेत्र में इन्होंने मेवात विकास बोर्ड बना करके और तमाम जगह पर इस तरह के पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया है। बहुत सारे रोहिंग्या और अनाधिकृत जो लोग हैं और इस समुदाय के लोग हैं वो तमाम पूरे देश में रह रहे हैं, राजस्थान में भी रह रहे हैं, अलवर में भी रह रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को चाहिए उन लोगों को चिन्हित करे और चिन्हित करके जो रोहिंग्या हैं उनको बाहर निकाले, जो विदेशी लोग हैं उनको बाहर निकाले, जो अनधिकृत घुसपैठिया हैं उनको बाहर निकाले, उनकी जांच करे। तो हम इसके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पे ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गन्ने का जूस बेच रहे हैं, कोई थड़ी लगा रहे हैं, कोई इधर रह रहे हैं, कोई पहाड़ी पे रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं रखते। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नूह जैसी घटना कभी भी अलवर में भी हो सकती है, कभी भी राजस्थान में भी हो सकती है। इसलिए सरकार को अभी चेत जाना चाहिए, अभी इस बात के ध्यान रखना चाहिए और तमाम तरह के जितने भी अनाधिकृत लोग हैं उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। उधर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो तमाम तरह की, उसने बॉर्डर को खोला हुआ है और तमाम तरह के रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां से आ जाते हैं और पूरे देश के अंदर घूमते हैं। तो जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वो तो फिर भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस की और अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इनको वोट बैंक मांगते हैं। दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्या बसा दिए अरविंद केजरीवाल ने और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने दुनिया भर के रोहिंग्या बसा दिए। तो ये सुरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चिन्हित करके, और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ऐसे लोगों के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और यहाँ तक कि राशन कार्ड तक भी बन गए, तो आप किस तरह से फिर उनको भगाने का? ये तो देखो सरकार देखेगी, ये इनकी जांच करके, और ये प्रशासन और सरकार का काम है कि किस तरह से उनकी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। भाजपा ने राजस्थान में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगाया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल सिंह के अनुसार भीलवाड़ा जिले में नाबालिग से रेप और उसे जिंदा जलाने की घटना सामने आ चुकी है। इसके अलावा भी दुष्कर्म और हिंसा के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार में भी राजस्थान नंबर 1 है। इंद्रपाल सिंह के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया निश्चित है। राजस्थान सरकार की ये इतनी निकम्मापन है, इस सरकार ने एक भीलवाड़ा तो इतनी घिनौनी हत्या की है, इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है, जबकि राजस्थान में हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है जिस पर राजस्थान सरकार कोई किसी तरीके का अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं इस सरकार को क्या इनको मिल रहा है। इस सरकार में जितना भी बलात्कार, जितने भी भ्रष्टाचार, जितना भी उल्टा सीधा जितने भी कर्म होते हैं, इस सरकार में आज तक कभी देश के इतिहास में इस तरह से नहीं हुआ जो इस सरकार के राज्य में अब हो रहा है। और इसकी जो घटनाएं इन लोगों ने कराई हैं
तो इन लोगों को लगता है कि इन लोगों के मिले जुले सिस्टम में इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। ना इसमें मुख्यमंत्री साहब कभी इस चीज का कभी कोई जवाब देते हैं कि हाँ हमारे प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है, इस पर हम अंकुश लगाएंगे या कोई कानून हम इस तरह से बनाएंगे जो इन लोगों को इस तरह से करने से पहले डरना चाहिए। और इनको इस ताकत का भी नहीं पता चला रहा है कि भाई कैसे कौन लोग हैं इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन घटना प्रदेश में इस तरीके की जा रही है जो इन लोगों को शर्म नहीं आती। और कोई लोग इस चीज का निकम्मेपन का कोई इस सरकार का बिल्कुल उल्टा सीधा जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। इस सरकार के दिन अब लद गए और इस सरकार की विदाई होने का समय आ गया है। जल्दी से जल्दी हमारी बीजेपी की सरकार बनने जाएगी और बीजेपी सरकार बनेगी तो ये सारे अपराध और जो उल्टे सीधे जो कानून तोड़ के जो लोग काम कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इन्होंने सभी लोगों को बिल्कुल ऐसे फ्री होल्ड कर रखा है। इन्होंने कोई अपराधों पर अंकुश लगाने का कोई काम नहीं किया। हर आदमी को ऐसे कर रखा है जैसे मान लो उस बोर्ड में 1.5 करोड़ रुपए लेकर उसका मेंबर बनाना, आरपीएससी के मेंबर बनाने के बाद में उन लोगों को सिस्टम किया है जो लोग पैसे देके अगर पदों पर बैठाए जा रहे तो भ्रष्टाचार तो फैलाएंगे। और भ्रष्टाचार वो छोटी नहीं बहुत बड़ी चरम सीमा पे उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। अपराधी इनके संरक्षण में है, अपराध करने के बाद इनके संरक्षण की पूरी इनकी मदद की जाती है। अपराधियों को बिल्कुल बेखौफ सिस्टम से वो अपराध कर रहे हैं और किसी को भी किसी तरह की कोई डर नहीं है। भाजपा ने राजस्थान के 55 और देश के 508 रेलवे स्टेशनों का स्वरूप सुधारने की योजना को उल्लेखनीय बताया है। जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार मोदी सरकार तेजी से देश का विकास कर रही है। इसी कड़ी में अलवर के स्टेशन पर भी करीब 20 करोड़ की लागत से सुविधाएं जुटाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। ऐसे में राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। वर्चुअल तरीके से 508 स्टेशनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की जो अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्य प्रारंभ हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। और आज उसी कड़ी में राजस्थान में 55 स्टेशनों को चयनित किया गया है। उसमें आज अलवर का स्टेशन भी अमृत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि हमारे क्षेत्र का जो स्टेशन है उसका कायाकल्प होने जा रहा है, जिसमें 3 लिफ्टें लगेंगी, बार कॉरिडोर होगा और जो चीज़ें हमको विदेशों में देखने को मिलती थी वो हमको आने वाले समय में अलवर में देखने को मिलेगी। इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। रही बात जो आपने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम और कद और उनका काम इतना बड़ा है कि उसके आगे कोई भी विपक्ष चाहे वो कितना भी गठबंधन कर ले, कितना भी कहते हैं ना कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ भी हो जाएं तो भी मोदी जी के नाम को, मोदी जी के काम को उसी तरह देश में सराहा जा रहा है। जो उनकी योजनाएं हैं, आज चाहे उज्ज्वला योजना ले लो आप उज्ज्वला योजना है और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है कि आदरणीय मोदी जी जो योजना बनाते हैं वो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो। पंचवर्षीय योजनाओं का काम नहीं। आज मान लो 18,000 गाँवों में देशों में बिजली नहीं थी तो उन्होंने योजना बनाई कि 18,000 में कब खत्म हो सकती है, 18,000 गाँवों में पूरे में कब बिजली जा सकती है। इसलिए वो समस्या का बिल्कुल उन्मूलन करते हैं। इसी कड़ी में मान लो हम अलवर की बात करें तो अलवर में भी आज जो एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड स्मार्ट एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली बॉम्बे का 12 घंटे में रन जो पूरा होगा, आने वाले दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। प्रथम फेज में लालसोट तक और दौसा तक ये पूरा हो गया है। आज अलवर के सभी नागरिकों को उससे फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी तरफ लगभग 850 के आसपास जिले हमारे देश में हैं। हर जिले पर मेडिकल कॉलेज होना ये एक सपना ही था। कभी कांग्रेस के राज में या पिछली सरकारों के राज में ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आज प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की योजना, जिसका अधिकतर पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, वो एक मेडिकल कॉलेज हमारे राजस्थान के अलवर ज़िले में या अलवर शहर में जेल चौराहे पर भी बन रहा है या कहें कि वो चालू भी हो चुका है। और हम जयपुर के बाद दूसरा शहर हैं जो एक ही शहर में 2 मेडिकल कॉलेज सरकारी यदि हैं तो केवल अलवर में है। और दोनों मेडिकल कॉलेज आदरणीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र सरकार की नीति वजह से है। और जो उनका कद जिस तरह से विश्व में ऊंचा, भारत का मान ऊंचा किया है, उसी रूप में हर तरह से देखें तो आदरणीय मोदी जी को राजस्थान की जनता
और राजस्थान के मतदाता उसी प्रकार उनको भरपूर आशीर्वाद और प्यार देंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और हम 3/4 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। अलवर में स्टेशन रोड स्थित गौशाला में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि और गोवर्धन धाम के दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। यह नया गोवर्धन धाम मंदिर बनवाया गया है। रात्रि को रंग बिरंगी रोशनी की छटा खासी आकर्षक दिखाई देती है। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के अनुसार अलवर के श्रद्धालु यहां मथुरा वृंदावन की झलक देख सकते हैं। शहर के स्कीम 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में भागवत कथा का आयोजन जारी है। सोमवार को 5वें दिवस पर गजेंद्र कथा हुई। साथ ही श्री कृष्ण लीला और रुक्मणी विवाह का प्रसंग आचार्य राघवेंद्र स्वामी ने प्रस्तुत किया। वह छत्तीसगढ़ के अमरकंटक धाम से यहाँ आए हैं। इस मौके पर अनेक भजन भी प्रस्तुत किए गए। रोजाना दोपहर 3 बजे आरती के साथ कथा आरंभ होती है और शाम को 6 बजे समापन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है। 10 अगस्त को हवन के साथ कथा का समापन होगा। भक्त योगेश हाड़ा और किशन लाल ने आयोजन के बारे में जानकारी प्रदान की। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास में भर्तरी धाम मंदिर परिसर स्थित शिवालय में सहस्त्रधारा जलाभिषेक किया गया। सावन के सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी पेमाराम सैनी के नेतृत्व में विशेष पूजन हुआ। मंत्रोच्चारण के मध्य सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक अभिषेक का दौर चला। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सावन के सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना के लिए जलाभिषेक कार्यक्रम रखा गया था। वहीं भर्तरी धाम में माधोगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यहाँ सुबह से ही बम बम बोले के जयकारे गूंजते रहे। अलवर जिले का लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल। आज हम बता दें कि सावन मास के चलते यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ है और जो जन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हम दिखाएं तो यहाँ जो भर्तरी धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जहाँ तक भी हमारी नज़र जाएगी वहाँ पर आस्था की भीड़ उमड़ती है और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि सावन महीने में जो भादो और जो सावन महीने में यहाँ भीड़ रहती है और भर्तरी बाबा का मेला भी बढ़ता है और अलवर जिले की पहचान भी बताते हैं भर्तरी बाबा का मेला, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं, आस्था पूर्वक आते हैं। हम दिखाएं तो यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है और यहाँ जो सरपंच साहब है, यहाँ के जो समाज सेवी है पेमाराम जी, उनसे कहेंगे। जी सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? आज यहाँ जो अपने मुख्यमंत्री जी ने जो गौरा के जो बोर्ड बनाया है उसके नेतृत्व में सभी रुद्राक्ष आज एक बहुत बड़ा जो पानी अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, जो अपने यहाँ कंटिन्यू चल रहा है।
जो देवस्थान विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसमें सभी यहाँ अभी उर्मिला जी पहुँचने वाली हैं और लग रहा है कि अपने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी का भी आने का है, उधर शकुंतला जी का भी। कौन कौन पहुँच पाते हैं ये तो जब भी बता पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, यहाँ सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। अपने यहाँ कौन कौन से स्थान से श्रद्धालु आते हैं, आस्थापूर्वक आते हैं? हमारे पूरे भारतवर्ष से सभी लोग बाबा की आस्था से जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। बाकी मेन तो हमारे जैसे अपने करौली है, भरतपुर है और इधर दौसा है और राजोटी से जो सारे लोग हैं वो आते हैं, इधर चाचू साइड से सारे लोग आते हैं, छापरा साइड से सारे लोग, कोटपुतली, बाकी तो राजस्थान के तो सभी लोग आते हैं। उसके साथ हरियाणा है, यूपी है, ये आदि और प्रांतों से भी लोग यहाँ पर आकर के बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार ये बाबा के बहुत ही अधिक भीड़ रहने वाले दिन होते हैं। उसके अलावा सप्तमी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमासी को यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपना मनौती मांगने के लिए पहुँचता है। भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा के परिक्रमा लगाते हैं, डोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मान्यता है कि हमारे यहाँ जो भी कोई भी नया वाहन आता है या कोई भी घर में मवेशी, पशु वगैरह जो भी दूध देते हैं तो उनके सबके दूध की महीने में एक बार यहाँ ढेंडी चढ़ाई जाती है, उसको ढेंडी बोलते हैं हमारी छिंड की भाषा में, और वो दूध दही वो ला करके बाबा के यहाँ चढ़ाया जाता है। वैसे तो सावन महीने में मेला भरता है, लेकिन मुख्य मेला कब से कब तक? देखो अब की बार अधिक मास सावन, 2 महीने सावन के, और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा माहौल और इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही है। और अगला भादवा के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात को सबसे बड़ा मेला होता है और अष्टमी को सभी दर्शन, जोत के दर्शन करके बाबा के डोग दे करके सब अपने अपने जहाँ से लोग आते हैं वो अपने अपने वहाँ अपने निश्चित स्थान पर पहुँचते हैं। तो मैं मानूंगा कि जो हमारा भाद्रपद में जो शुक्ल पक्ष का जो महीना होता है, पूरे जो 15 दिन होते हैं उनमें बहुत अधिक भीड़ रहती है और लगातार रहती है। अच्छा, अब मेला आ रहा है, प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था होती है? देखो यहाँ प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी बार बार मैं प्रशासन को अवगत भी करा रहा हूँ और हम बात भी कर रहे हैं, और हमने प्रशासन से जो निवेदन किया वो सारे कार्य बराबर हो रहे हैं। अभी यहाँ रोशनी व्यवस्था के लिए 24 घंटे लाइट आ रही है। जो व्यवस्था अचानक कोई एक्सीडेंटली घटना हो जाती है तो बात अलग है, बाकी कंटिन्यू लाइट की व्यवस्था है। 3 किलोमीटर तक पूरे रोड लाइट की व्यवस्था है। रात्रियों को किसी तरह की भी आने में असुविधा नहीं है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, किसी तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। सब यहाँ शांतिपूर्वक माहौल है, सब अपने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अलवर जिले के लोक देवता भर्तृ बाबा जो उज्जैन के महाराज थे, लेकिन अलवर की जनता पर उन्होंने राज किया था। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन हरीश सैनी के साथ ATL न्यूज अलवर। भिवाड़ी अस्पताल में 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। वहीं क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी यह सिलसिला जारी रहा। UTV नर्सेज जिला अध्यक्ष मंजीत यादव के अनुसार 21 दिन से यह सिलसिला चल रहा है। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी तो बेमियादी कार्य बहिष्कार होगा। इस मौके पर हरकेश बैरवा, नरेश यादव, मौसम कृष्णा और सुशीला आदि मौजूद रहे। हमारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी है और जिला मुख्यालय पर 20 दिन हो गए, आज 21वां दिन है। इसमें हमारे तिजारा ब्लॉक पे जितनी भी PHC है, CHCs है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके सारे कर्मचारी आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो फिर जिला मुख्यालय के अलावा और बाकी सारे ब्लॉकों पे भी हम रोज़ाना 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे या फिर हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं अगर सरकार का यही रवैया रहा था। हमारी 11 प्रमुख मांगे हैं जिसमें नर्सेज की सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर वेतन भत्ते और पदोन्नति का लाभ, नर्सिंग निदेशालय अलग से और ठेका प्रथा को संपूर्ण तरीके से बंद करने के लिए हमारी मांगे थी, जिसके लिए आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। आज हमारा 21वां दिन है धरने को चलते हैं। जिले में कई स्थानों पर शहरी मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों का भुगतान रुका हुआ है। कुछ कामगारों ने बताया कि वे पूरे दिन धूप और उमस में काम करते हैं, इसके बावजूद लंबे अरसे से भुगतान नहीं मिल पा रहा। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने मजदूरी का समय सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक करने की मांग की है। इसके पीछे मजदूरों का तर्क है कि दोपहर 2 बजे के बाद वे अन्य कार्य भी कर सकते हैं। ये बेटे जब पैसा ही ना मिले घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम? कितने दिन हो गए तुम्हारे मिस्टॉल चल रहे? 7 मिनट 8 ही जा रही है। अच्छा, मिस्टॉल अभी तक तनख्वाह गिरे बेटा, झूठ नहीं बोलेंगे 3 अंक के। हाँ। अब वो जब के गिरे हैं अब का खर्चा चलाए हम। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? कह रहे हैं बेटा, भले 6 बजे बोला 7 बजे बोला 2 बजे छुट्टी कर दे। अच्छा, घर के काम ना है हम पे। हमारी समस्या है, एक तो टाइम चेंज नहीं है, दूसरी बात क्या टाइम मतलब टाइम हमारा 9 ज्यादा से ज्यादा 7 से और 2 हो जाना चाहिए। दूसरी बात 6 से 7 वो मिस्टॉल हो गई है तो ऊपर जा रहा है, हमारी अभी बैलेंस गिरा है। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ सरकार से ये कहे कि है ना हमारा जो बैलेंस है वो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी गिरे ताकि राखी का त्योहार अच्छी तरह बन सके। जुआ खेलकर किस्मत चमकाने की कोशिश महंगी पड़ी और भिवाड़ी पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई रामपुर गांव में की गई। आरोपियों से राशि भी जब्त की गई है। एसएचओ वीरेंद्र पाल सिंह के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को पकड़ लिया गया। थाने पर जरिए खास सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में रामपुरा की जंगलों में जुआ खेला जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 टीमों द्वारा जुआ को पकड़ा गया है और एक पार्टी से 26,500 रुपये और एक पार्टी से 25,500 रुपये बरामद किए गए। कार्रवाई की जा रही है। तिजारा कस्बे के शिव पैलेस प्रांगण में व्यापार महासंघ संस्थान की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूलाल जैन ने की। निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता के अनुसार अध्यक्ष पद पर गुलशन गुप्ता, उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी और विनोद सिंधी, महासचिव अरुण सोनी, सचिव धीरज चौहान, कोषाध्यक्ष सचिन जैन और मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद को शपथ दिलाई गई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने व्यापारियों के हित में कार्य करने की बात कही। आज नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करा दिया गया है और पुरानी कार्यकारिणी ने अपना जो भी हिसाब किताब था, पिछला जो भी था लेखा जोखा, सब नवीन कार्यकारिणी को सौंप दिया है। बाजार में खुशी का माहौल है, नई कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। हम तो नवीन कार्यकारिणी से यही उम्मीद रखते हैं कि आगे बाजार के लिए हमसे भी अच्छा एक मैसेज बाजार को जाए कि जो पिछली कार्यकारिणी थी उनसे अधिक खरी उतरे। मैं तो यही आशा करता हूँ। व्यापार महासंघ के सभी सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर कोई भी समस्या है तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। मैं और हमारी टीम उनके लिए सदैव तत्पर रहेगी। बाजार की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए 24 घंटे 7 दिन मैं उनकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। और वहीं तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को 2 घंटे तक हड़ताल की। इसके अलावा बीसीएमओ मनोज यादव और चिकित्सा प्रभारी रवि प्रकाश को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ मौजूद सतपाल यादव ने जानकारी दी कि सरकार 11 सूत्री मांगों को लेकर उपेक्षा का रुख अपना रही है। हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है, तो अभी आज हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। हमारे वेतन के बराबर केंद्र बराबर वेतन भत्ते और हमारा ड्रेस कोड का है, पदोन्नति वाले। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम बालेटा में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता गौड़ ने बैटिंग करते हुए शुभारंभ किया। उन्होंने पहली बॉल पर चौका भी लगाया। ग्रामीण क्षेत्र में ओलंपिक खेल को लेकर खासा रुझान सामने आ रहा है। वहीं प्रतियोगिता के दौरान पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद नारायण मीणा के अलावा निर्णायक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। और वहीं पृथ्वीपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत सोमवार को वॉलीबॉल एवं फुटबॉल के मुकाबले हुए। इस दौरान टीम बी फाइनल मुकाबले में जीतकर विजेता बनी। यहां खेलकूद के दौरान बुजुर्गों ने भी अपना दमखम दिखाया। वॉलीबॉल के मैच में 60 साल से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। साथ ही मुख्य निर्णायक के रूप में अमनदीप सिंह मौजूद रहे। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश के बाद बरखेड़ा स्टेशन पर विद्युत जेईएन जांच करने पहुंचे। यहां ठेकेदारों और उनके कर्मचारी की लापरवाही सामने आई थी।
मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन भी दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ग्राम मुंडिया में घरेलू बिजली लाइन का तार टूट गया था, लेकिन शिकायत की किसी ने भी सुनवाई नहीं की। बरखेड़ा सरपंच कृष्णा चौधरी ने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया था, साथ ही कलेक्टर को भी पत्र प्रेषित किया गया था। वहीं शिकायत के आधार पर कनिष्ठ अभियंता ने जांच शुरू की है। अनिल जोनवाल को भीम आर्मी का सचिव बनाया गया है। मालाखेड़ा में संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान ग्राम केरवावाल निवासी जोनवाल को सचिव बनाया गया। प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रभारी की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष हेमंत मेहरा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। भीलवाड़ा में नाबालिग से गैंग रेप और उसे जिंदा जलाने के मामले को लेकर गुर्जर सहित सर्व समाज में गहरा रोष व्याप्त है। इसे लेकर सोमवार को मालाखेड़ा क्षेत्र सहित अन्य लोगों की बैठक नटनी कबारा देव नारायण भगवान के मंदिर में हुई। इस मौके पर समाज से जुड़े तोताराम गुर्जर का कहना था कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा लापरवाही के दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने बताया कि समाज की एक बैठक भीलवाड़ा में भी की जाएगी। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्याम मंदिर में शिव महापुराण कथा आरंभ हो गई है। यह कथा 13 अगस्त तक आयोजित होगी। इस मौके पर सामुदायिक भवन के समीप सेक्टर 2 श्याम पार्क से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा से पूर्व डॉक्टर श्री राम इकबाल श्रीवास्तव और रेखा देवी श्रीवास्तव ने विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया। यहाँ कथा वाचन स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के श्री चित्रकूट धाम से आए हैं। वहीं कथावाचक की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को नारायण जन्म एवं उनके 24 अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। थानागाजी क्षेत्र के नाथुसर में स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ट्रेनिंग हुई, लेकिन जब इन शिक्षकों से कुछ सामान्य सवाल पूछे गए तो अधिकांश अध्यापक जवाब ही नहीं दे पाए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और पंजाब के मुख्यमंत्री आदि तक के नाम नहीं पता थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना खर्च कर लगाए जा रहे हैं, ऐसे कैंप कितने उपयोगी हैं? FLN की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है? FLN की फुल फॉर्म बता दो। बुनियादी साक्षरता जनसंख्या यहाँ। क्यों किया जाता है? प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है? ये जो नई शिक्षा नीति बनी है ना, उसके हिसाब से बच्चों को कैसे खेल खेल में शिक्षा करवा सकते हैं। उनका जो संख्या ज्ञान है तीसरी क्लास तक उनको हो जाना चाहिए। बच्चों को अक्षर ज्ञान। ये योजना कब लागू की गई थी? किस सरकार ने योजना लागू की है? राज्य सरकार ने। कब, कौन से सन में की है? कब, किस सन में की है? 21 में लागू हुई है। 20 में नई शिक्षा नीति बनी थी। संजू कुमार। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। कब बने थे? द्रौपदी मुर्मू। ये FLN की जो नीति लागू की है, कितने साल तक के बच्चों के लिए लागू की गई है? ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए लागू की है। किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? जी, शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार के जो ये नीति 2021 में लागू की गई है। शिक्षक की फुल फॉर्म बता दीजिए। शिक्षक बच्चों को मतलब बिल्कुल व्यवहारिक अक्षर ज्ञान जो इस प्रकार से उसको एक तरह से अच्छा नागरिक है। अलवर जिले के ऐसे 4 स्थान बताइए जो प्रसिद्ध हैं, जिनके अलवर की पहचान है। नंदेश्वर, तालब्रज और टीचर की फुल फॉर्म बताइए। अपना कहाँ पे पोस्टेड है? पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मैडम अपना? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? FLN की योजना जारी की गई है और कई सालों से स्तर बढ़ाने के लिए अपना शिक्षा का जो है उसको अपन मापदंडों के अनुसार चल रहे हैं। तो क्यों आपके शिक्षकों का दायरा इतना कमज़ोर है जो भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाते, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे? ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा? सर ये हमारा ट्रेनिंग है FLN वाली जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें निपुण भारत मिशन के तहत ऐसा प्रावधान है कि 3 से 9 साल तक जो बच्चे हैं
उनको किस प्रकार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में हम निपुण करें। इसके लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण जो हमारा FLN वाला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए वो प्रशिक्षण है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस प्रकार हम बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएं और इसका जो 6 दिवस आज अंतिम जो दिवस है। और इसमें जाते जाते आप मोबाइल की फुल फॉर्म बता दो। मोबाइल एक संचार का साधन है। मैं मोबाइल की फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, क्या है वो साधन, क्या है क्या नहीं, उसको छोड़ो। हाँ, मोबाइल का मतलब एक बिना तार से जुड़ा हुआ एक संचार का एक साधन है। कठूमर पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से मनेगा। विकास अधिकारी शिवराम मीणा ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। PEO योगेश सैनी के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 9 अगस्त को शुरुआत पर जलाशयों में शहीदों और बलिदानियों की शिला पट्टिका लगाई जाएगी। इसके अलावा पौधरोपण होगा। वहीं सभी जलाशयों से एकत्र मिट्टी को 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसकी 9 अगस्त को समस्त ग्रामों में मिट्टी एकत्रित कर कलश के माध्यम से और शपथ ग्रहण की जाएगी। उसके बाद 11 अगस्त को वो मिट्टी पंचायत लेवल पे, उस 11 को फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा और शिलालेख लिखे जाएंगे पंचायत हेडक्वार्टर पे जलाशयों के नज़दीक। वहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी होगा और वो मिट्टी फिर 15 अगस्त को पंचायत समिति मुख्यालय पे आएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नए जिलों की स्थापना के हुए कार्यक्रम। खैरतल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिलों के उद्घाटन में पहुंचे जनप्रतिनिधि। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिया संबोधन। पत्नी की निशानदेही पर बाहर निकाली प्लॉट में दफनाई गई पति की लाश। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के बाद बानसूर बाईपास पर दफनाया था शव। सीआरपीएफ में तैनात है हत्या के दोनों आरोप। बदमाशों ने छीनी 2.5 तोला वजनी चेन। टेल्को रोड डबल फाटक के पास हुई वारदात। शहर में समाज कंटकों का हुआ बोलबाला। और सावन के 5वें सोमवार को किया भोलेनाथ का अभिषेक। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। मैं मेरे सभी बानसूर वासी, अलवर वासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दीप जलें। उन लोगों का भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो जाते हैं। और उन लोगों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि के लिए दीप का कार्यक्रम कर दिए। हम कई एक्टरों से भी अपील करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से
या टीवी चैनलों के सोशल मीडिया के माध्यमों से भी इसमें अपील करते हैं कि अपने घर में एक दीपक अवश्य